बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब हम बात करते हैं विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बदायूं क्षेत्र से, बिलसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विजयी प्रत्याशी हरीश शाक्य जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। और सबसे पहले आपको विधायक बनने पर ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। धन्यवाद। शाक्य साहब, अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी रणनीति रही है जो जनता ने इतना प्यार आपको दिया, इतने सारे वोट आपने लिए? क्योंकि इस बार सीधे तौर पर देखने को मिल रहा था कि सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी जीत आपको मिली। देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, मैं तो पार्टी का काम करता था जी। तो पूरे विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता ने हरीश शाक्य बनकर, योगी जी बनकर, मोदी जी बनकर काम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। लेकिन हरीश शाक्य जी, अगर देखा जाए तो सपा भी जमीनी स्तर पर उतरी हुई थी पूरी तरीके से और काम लगातार कर रही थी, लोगों से मुलाकात किए जा रहे थे, चुनाव प्रचार हो रहा था। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी रणनीति रही है जो समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया? देखिए, निश्चित रूप से ये जो सपा और बसपा के लोग आए, ये चुनावी लोग हैं। हम निरंतर जनता के बीच में रहकर, मैं संगठन में जिलाध्यक्ष रहा, जिलाध्यक्ष रहते हुए मैंने काम किया, फिर मैं ओबीसी मोर्चा का क्षेत्र का अध्यक्ष रहा जी। उस नाते मैं सबके बीच में लगातार रहा, तो मेरी उपलब्धता 365 दिन बदायूं में रहती है जी। इसका परिणाम। अब विधायक तो आप बन गए हैं, जनता ने ढेर सारा प्यार आपको दिया है, लेकिन अब जनता के लिए आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी? सबसे पहले क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा आई है जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विकास के एजेंडे पे हम निश्चित रूप से काम करेंगे। जी। लोकल मुद्दे क्या कुछ होंगे? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था देखा जाए, स्वास्थ्य देखा जाए, सड़क देखी जाए, तो ये भी तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं सामने आते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। ऐसा हमारे विधानसभा में कहीं नहीं है। हमारे विधानसभा में शिक्षा की दृष्टि से जी, एक डिग्री कॉलेज है, वहां बीएससी की कक्षाएं शुरू कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। जी। डिग्री कॉलेज में बीएससी की कक्षाएं नहीं शुरू हुई है, उसके लिए काम करूंगा। एक रोडवेज की हमारे यहाँ समस्या है, डिपो की, जी, मैं उसके लिए काम करूंगा जी। और सड़क संबंधी ये जो चीजें रहती हैं, उसके सरकार ने निश्चित रूप से बहुत सारा काम किया है, उस पर भी मैं काम करूंगा जी। बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे अपने क्षेत्र की? क्या कोई बड़ी कंपनी लेकर आया जाएगा या क्या कुछ प्लान है अभी तक? निश्चित रूप से अब आने वाले समय में अपने बड़े लोगों से, वरिष्ठ लोगों से बैठ के बात करेंगे जी। इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट रहते हैं, वैसे भी रोजगार परक शिक्षा पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सबको प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है जी। तो हम निश्चित रूप से इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उनको क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो वहां का जो युवा है वो रोजगार के चक्कर में दूसरे शहर में ना जाए, दूसरे क्षेत्रों में ना जाए, बदायूं में ही उसको रोजगार मिल जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके? निश्चित रूप से करूंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा जी। यानी कि जनता उम्मीद करे आपसे बेरोजगारी खत्म होगी? अब करेंगे, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, जनता की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शाक्य जी, आवारा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पूरे चुनावों के दौरान रहा है। मैं जिस जिस क्षेत्र में गई हूं वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु था। आपके क्षेत्र में आवारा पशुओं के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से माननीय योगी सरकार ने गौशाला बनाने का काम किया था जी। और हमारे जनपद में बहुत सारी गौशाला बनी है और अभी उसकी कमी है, उसको वृहद अभियान चलाकर और गौशाला बनाने का काम करेंगे और उन समस्या से निजात मिलेगी जी। शाक्य जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि अब जब तक चुनाव हो रहे थे तब तक लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर है, लेकिन नतीजों के बाद में जब नतीजे सामने आ गए, बीजेपी काफी अच्छे बहुमत के साथ जीती, तो उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि जनता ने मोदी योगी के नाम पर वोट दिया है, मोदी मैजिक चला है। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है या फिर मोदी योगी फैक्टर चलता हुआ नजर आया आपके क्षेत्र में? बिल्कुल रूप से जो हमारे नेताओं का मैजिक चला है, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पे हम लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम आपके सामने है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हरीश शाक्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके क्षेत्र में जो कामकाज बाकी है, जो मुद्दे, जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, उनको पूरा किया जाएगा, फिर चाहे वो आवारा पशुओं का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने ये नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी की है।
और मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया के बाद जल्द ही सरकार का गठन किया जाएगा। सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सरकार गठन के बाद जल्द ही प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति होगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार का गठन कब तक किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन पेच फंस रहा है होलाष्टक का, क्योंकि 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक होलाष्टक है और ऐसे में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। तो ऐसे में कब सरकार का गठन होगा, और जो पूरा पेच जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर भी फंसा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तक जो देखा जाए तो चुनाव लड़ा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर, लेकिन जब वो खटीमा से अपने ही क्षेत्र से जब चुनाव हार गए तो ऐसे में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको चुना जाएगा। हालांकि नाम कई सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई एक नाम होगा, या फिर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक अलग ही नया नाम भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के बीच में से, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से निकालकर सामने लाती है। तो क्या इस बार भी कोई नया नाम सामने आएगा, या फिर जो नाम रेस में चल रहे हैं जैसे मदन कौशिक हो गए, या धन सिंह रावत हो गए, अजय भट्ट हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक हो गए, अनिल बलूनी हो गए, ये नाम जो लगातार चल रहे हैं, क्या इन नामों में से कोई मुख्यमंत्री पद संभालेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर कोई एक और नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी मुख्यमंत्री पद के लिए, ये वाकई देखना होगा। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि अधिसूचना जारी कर दी गई विधानसभा के गठन के लिए, और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने नई विधानसभा के लिए गठन की अधिसूचना तो जारी की है, और सरकार गठन के बाद में प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति जल्द ही की जाएगी, लेकिन पेच फंसा हुआ है अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। कौन मुख्यमंत्री होगा, और जब मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा तो उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, उस पर पेच लगातार फंसा हुआ है। होलाष्टक के कारण हो सकता है कि 18 मार्च के बाद में पूरा गठन किया जाए उत्तराखंड के अंदर। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ दक्षिण से बीजेपी की जीत पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी है। दरअसल सोमेंद्र तोमर ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और उनकी जीत पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अदा की है। मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ के पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी दुआएं मांगी हैं। बच्चों और मर्दों के हित के लिए विकास करें। आमीन। ए अल्लाह सोमेंद्र तोमर की उम्र में इजाफा। और चलिए अब हम विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाफराबाद से सुबह सपा के विजय विधायक जगदीश नारायण राय जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी टीम की तरफ से। जगदीश जी, एक तरह से देखा जाए तो कड़ी टक्कर का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने आपको विजयी बनाया, ढेर सारा प्यार जनता ने आपको दिया। देखिए, एक तरफ जहाँ भाजपा का माहौल था तो टक्कर तो होना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ हमारे चुनाव जनता के जन गरीब अमीर किसान सब लोग लड़ रहे थे, इसलिए जीत तो सुनिश्चित थी जी। लेकिन ऐसी क्या रणनीति रही कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीती, लेकिन आप भी अपने क्षेत्र में आपने अपना परचम जरूर लहरा दिया, क्या कुछ रणनीति रही इसके पीछे? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच हमेशा काम करते हैं, लगे रहते हैं। उसी का फल था कि सारे लोग अपना चुनाव मान के, सब नौजवान से लेके बूढ़े तक, किसान तक, सब लोग अपना चुनाव मान के चुनाव लड़े जी। तो अब जब जनता ने आपको ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारे वोट दिए, तो अब सबसे पहली प्राथमिकताएं जनता के लिए क्या कुछ रहेंगी आपकी? देखिए, जिस भाव से, जिस उत्साह से लोगों ने साथ दिया है, उनका मकसद है विकास हो, उनके घर तक रोशनी पहुंचे, सड़क बने, पुल बने, पुलिया बने, बिजली लगे, स्वास्थ्य हो, सब जो सुविधाएं हैं वो लोग चाहेंगे। मैं विधायक के रूप में जितना कर सकता हूँ उसमें अधिकतम प्रयास करूंगा उन तक पहुंचा जी। क्या रोजगार को लेकर भी कुछ प्रयास किए जाएंगे कि रोजगार लोगों को मिल सके आपके क्षेत्र में, जाफराबाद में? सरकार बन रही है भाजपा की,
अगर उनकी प्राथमिकता होगी तो मैं प्रयास करूंगा कि क्षेत्र में कोई रोजगार परक व्यवस्था बनाई जाए। जी, अगर देखा जाए तो सबसे बड़े मुद्दे रोजगार ही रहा था चुनाव प्रचार के दौरान। जी, तो मुद्दे रहे हैं रोजगार के, लेकिन जनता को फिर गुमराह कर दिया गया है। जी, भाजपा सरकार जो बहुमत में आई है, गलत चीजों को लोगों तक पहुंचाया है, तो असली मुद्दे को छिपा दिया गया है। रोजगार पर बहस कहाँ हुई, किस मन से रोजगार की बात हुई? अब इसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगतेंगे तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार को घेरेंगे विधानसभा में, उनसे अनुरोध भी करेंगे सरकार से तो नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जी, आप अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, किस तरीके से पहली प्राथमिकता क्या होंगी कि जनता के बीच में जो आपने वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए थे उनमें से कौन से ऐसे वादे जो सबसे पहले पूरे किए जाएंगे? देखिए, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैंने कोई वादा नहीं किया किसी से। जनता खुद जब लड़ रही थी तो हम उनकी भावनाओं से अवगत है, उनके कामों से अवगत है। मैं उनका घर द्वार दरवाजा सब देखा हूँ, तो मैं खुद वही प्रयास करूंगा कि उनको कहीं कोई जो हमारे सुविधाएं हैं पहुंचे। जी, आप भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में तो आ गई है, क्या मैसेज देंगे उसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब कैसे सत्ता में आई है ये तो पूरा दुनिया जानती है। अगर आप समझेंगे तो किस तरह से धन का उपयोग किया गया, बल का उपयोग किया गया, जातियों को लड़ाया गया, हिंदू मुस्लिम पर। ये सत्ता नहीं होती है। लोगों का दिल जीत के अगर आप बहुमत में आएंगे सत्ता होती है, बहुमत पा सकते हैं। लेकिन आप जो है पूरे उत्तर प्रदेश का दिल नहीं जीत पाए हैं, सत्ता के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। आगे बहुत कठिनाइयां हैं, आगे पार्लियामेंट का 24 चुनाव होगा, देखना है कि लोग क्या करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जगदीश नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत कराई है वो धन बल के आधार पर जीत उसने हासिल की है। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक एक करके हम कई सारे प्रत्याशियों को आपसे मिलवाने की कोशिश करें, एक एक करके उनसे सवाल भी करें जो आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में हार पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बौखलाहट देखने को मिली। दरअसल उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और हार के बाद में उन्होंने अपनी ही बिरादरी के लोगों को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। दरअसल धर्म सिंह सैनी ने चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और जिसके बाद में अब हार पर धर्म सिंह सैनी का बयान भी सामने आया और कहीं ना कहीं उस बयानों के जरिए उनकी बौखलाहट भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों ने ही धोखा दिया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। इसके लिए आपका पूरा दिल से हृदय से धन्यवाद। चुनाव अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी की भी कमजोरी रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ साहब, मेरी बिरादरी के लोग सब सुन लियो। आज भला चाहे मुझे यूँ कह रहे हो वहाँ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती है अगर वो गुमराह न होती। चाहे वो गुमराह हुई है या वो अटाले अडवाणी बने बैठे रहे हों। वो राष्ट्रवाद का झंडा आप देख लियो, उनका कितना बड़ा डंडा होगा, झंडा नहीं डंडा होगा उनका। तो जोन से वे वहां से जो है। वहीं हमीरपुर के अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक डिश की छतरी लगाकर लौट रहे थे और हादसा विरमा नदी के पुल के पास हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। हमीरपुर से ये घटना सामने आई है जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हुई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं झांसी के प्रेम नगर क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई और मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची आग ने विकराल रूप ले लिया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सो रहा था अपने घर पे, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया 4:30 पौने 5 के समथिंग कि एक दुकान में आग लग गई है रोड पे। तो ये दुकान हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छी खासी काफ़ी माल भरा हुआ होता है, इसमें उनका बहुत नुकसान हो गया। और मैंने जब आके देखा तो दमकल विभाग वाले आग बुझा रहे थे, लेकिन तब तक वो सारी दुकान जल चुकी थी। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि कस्तूरबा इंटर कॉलेज के बगल में दुकान में आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत मैंने जो है सीपरी फायर स्टेशन नज़दीक था तो वहाँ से गाड़ी और 2 गाड़ी अपने फायर स्टेशन झांसी से मूव किया और आकर के आग काफ़ी बड़ी थी, कपड़े की दुकान में आग थी
आग को तुरंत कंट्रोल किया, क्योंकि मार्केट में और भी हादसा हो सकता था। आरके मैचिंग के नाम से दुकान है और सुबह जब 5 बजे खबर आई कि आग लग गई आपकी दुकान पे, अब आप देख ही सकते हो पूरा लगभग अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा? करीब 20-25 लाख रुपए का, 17-18 लाख का तो स्टॉक था इसमें आरके में। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब लखनऊ की, जहां पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल लखनऊ के दुबग्गा बाईपास मोड़ पर यह भीषण आग लगी और इस आग में कई दुकानें और झुग्गी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ी वहां मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द इस भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले ही कई दुकानें और झुग्गी झोंपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। काफी नुकसान वहां पर हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेरठ की, जहां पर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक ने नाबालिग पर जानलेवा हमला कर दिया। 7 साल के नाबालिग पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी नाबालिग बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की मां ने बताया कि मकान को लेकर रिश्तेदार से विवाद चल रहा है और उन्होंने ही बच्चों को मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, बुलंदशहर में गुड़ कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच गुस्साए व्यापारियों ने बंद का ऐलान कर दिया है। मार्केट को बंद करने का ऐलान गुस्साए व्यापारियों ने किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां पर व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया और अपनी दुकानों को बंद कर दिया। बुगरासी चौराहे पर दुकानदारों ने जाम भी लगाया और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल वहां पर की गई है। गोली मारने के बाद कारोबारी से बदमाशों ने कैश भी लूटा। सियारा कोतवाली क्षेत्र के गोपाल जी डेयरी के पास की पूरी घटना, जहां पर इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई है। और इलाज के दौरान कारोबारी की मौत होने के बाद में गुस्साए व्यापारियों ने बंद का ऐलान भी वहां पर कर दिया है और इकट्ठा होकर के जाम भी लगाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी काफी संख्या में इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र की जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर धन सिंह रावत ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की और धन सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनाव में हराया है। और इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि जनता ने शराब और पैसे बांटने वालों को चुनाव हरा दिया है। जनता ने पीएम मोदी के कामकाज पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री का जल्द ही ऐलान किया जाएगा, ऐसा कहना है धन सिंह रावत का, जिनसे बात की न्यूज 1 इंडिया ने। और इस दौरान और क्या कुछ कहा है धन सिंह रावत ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है और 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई है। हमारे साथ इस वक्त राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे धन सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस को, उन्हें हराया है। हमारे 6-7 सीटें जो है 1000 से कम वोटों से रह गई, नहीं तो हम ये 50 से भी क्रॉस करते हैं। और जो मोदी जी ने उत्तराखंड में काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए इन 5 सालों में, लोगों ने उन विकास कामों पे मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता हमारी समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने एक बड़ा काम इस बार ये किया है कि दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, जो पैसे से वोट खरीदते उनको नकार दिया है, और जो पार्टी विकास करती है उस पार्टी को फिर सत्ता में दोबारा पहुंचाया है। तो अच्छी ये बात है कि लोगों ने विकास का चयन किया है। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर विधानसभा के लोगों ने तो बहुत ही कमाल है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को वहां पटकनी दे दी। सर, कांग्रेस चुनाव में जितना बुरी तरह पिछड़ी, इतना उम्मीद कई जानकारों को, कई रणनीतिकारों को नहीं था। हवा कांग्रेस की थी पर अंडर करंट प्रधानमंत्री जी का था, क्या आप मानते हैं इसे? देखिए, हवा भी कांग्रेस की कहीं नहीं थी। कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है। कांग्रेस के पहली बार कांग्रेस में जो विधायक के टिकट हैं वो भी बेचे गए। और मैं कह सकता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि पार्टियों में भी जो है कांग्रेस में ये हाल हुई है। और कई विधायक जो है उनने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि हमसे पैसे लिए गए हैं जब प्रत्याशी बनाए जा रहे थे। तो जो अपने लोगों से पैसे ला सकते हैं वो चुनाव कैसे जीते फिर? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार नेतृत्व है, विकास करने वाला नेतृत्व है। प्रधानमंत्री जी का पूरे
देश में बड़ा नाम है, पूरे विदेश में नाम है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने जितने काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, जितने काम देश के लिए किए हैं, राष्ट्रीय हित के लिए किए हैं, जनता ने मोदी जी को देखा और भारतीय जनता पार्टी को देखा। सर, सरकार आपकी बन चुकी, बस अब सरदार तय होना है और माना जा रहा है कि चूंकि थोड़ा होलाष्टक और खरमास के कारण शायद कुछ विलंब हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बार धन सिंह रावत जी भी सेवा देने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। उन्होंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस नाम पर मोहर लगाएगी हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे और एकजुटता के साथ बेहतर सरकार आगे 5 साल चलाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून में सुबोध उनियाल ने भी न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान सुबोध उनियाल ने आप बता दें कि नरेंद्र नगर से विधानसभा का चुनाव जीता है और बातचीत में उन्होंने कहा कि होलाष्टक के चलते नई सरकार के गठन में समय लग सकता है। केंद्रीय ऑब्जर्वर के आने में फिलहाल समय लग सकता है। बीजेपी आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। और इस दौरान सुबोध उनियाल ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि नरेंद्र नगर से भी जीत कर आए हैं और इनका कार्यकर्ता भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर, इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्या लगता है इतने ही नंबर आ रहे थे या पार्टी जितना समझ रही थी उससे ज्यादा मिल गए? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने चुनाव से पहले भी लगातार कहा था कि कांग्रेस की प्रासंगिकता इस राज्य में खत्म हो गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो एक सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हरीश रावत, जो अनुभव में भी सबसे बड़े थे और संभवतः उम्र के भी सबसे उम्रदराज नेताओं में थे और जिनके बारे में ये था कि इनकी स्वीकार्यता प्रदेश में संभवतः सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से वो चुनाव उनका हारना और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना, और जब अगर आप देखेंगे 2017 की प्रचंड लहर में भी जो 11 लोग जीत के आए थे, उसमें से भी इस विधानसभा में 5-6 लोग नहीं रहेंगे। सर, इतना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिल गया, अब सरकार गठन में क्या पेच है? क्या होलाष्टक और खरमास जैसी चीजें बाधा बन रही हैं? देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होलाष्टक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। क्या लगता है इस बार कुछ मुख्यमंत्री पद पर भी जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री बदलना, नए चेहरों को लाना, प्रत्याशित निर्णय हुए, क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला हो सकता है? अभी देखिए कि जिस तरह से 3 चेहरों को वाली बात को लेके कांग्रेस ने बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, आगे जनता ने उसको ठुकरा दिया। जनता को इस बात पर विश्वास था कि नेतृत्व तो कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पे ही सरकार चलेगी और उसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें जीतने को मिली। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि होलाष्टक एक बाधा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया जल्द होगी, पर सरकार का जो विधिवत फॉर्म होना है वो 18 के बाद ही होने के फिलहाल आसार हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में था। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1।